हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम अध्याय 3 यानी कि नियोजित विकास की राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस अध्यायों में ये देखा था कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने कैसे राष्ट्र निर्माण किया, लोकतंत्र कायम करने की चुनौतियों का कैसे सामना किया। अब आइए तीसरी चुनौती की ओर हम रुख करते हैं और ये चुनौती थी आर्थिक विकास की, ताकि सबकी भलाई को सुनिश्चित किया जा सके। पहली दो चुनौतियों की तरह हमारे नेताओं ने इस मामले में भी कुछ अलग और जो है तनिक कठिन रास्ता चुना। ठीक है, आर्थिक विकास के मामले में उन्हें एक सीमा तक ही सफलता मिली। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास की चुनौती कई ज़्यादा कठिन और गहरी थी। जब हम इस अध्याय को पढ़ लेंगे तो ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम जान लेंगे। विकास को लेकर मुख्य बहसें क्या थीं, इसको लेकर कौन से अहम फैसले हुए, पहले 2 दशकों में हमारे नेताओं ने कौन सी रणनीति अपनाई, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तीसरी चीज़, इस रणनीति की मुख्य उपलब्धियां क्या रहीं और इसकी सीमाएं क्या थीं। बाद के सालों में इस रणनीति को क्यों छोड़ दिया गया, तो इसके बारे में जो है हम जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नियोजित विकास की राजनीति। तो यहाँ पे सबसे पहले जानने की ये बात है कि नियोजित विकास होता क्या है। देखिए, वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान रखेंगे, वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक जो क्रियाकलाप होते हैं, इनके बारे में चिंतन करना ही नियोजन होता है। क्या होता है? वर्तमान की जो हमारी परिस्थिति है उसको ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की, ध्यान रखेंगे, भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या फिर नियोजन कहलाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे हम राजनीतिक फैसले और विकास के बारे में। देखिए, इस्पात की विश्वव्यापी मांग बढ़ी तो क्या हुआ, निवेश के लिहाज से उड़ीसा एक बहुत महत्वपूर्ण जगह के रूप में उभरा। ठीक है, उड़ीसा में लौह अयस्क के विशाल भंडार थे, आज भी हैं। ठीक है, और अभी इसका दोहन बाकी था। उड़ीसा की राज्य सरकार ने लौह अयस्क की इस अप्रत्याशित मांग को भुनाना चाहा। ठीक है, उसने क्या किया कि अंतर्राष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं और राष्ट्रीय स्तर के इस्पात निर्माताओं के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। अब सरकार क्या सोच रही थी? सरकार ये सोच रही थी कि इससे राज्यों में जरूरी पूंजी निवेश भी हो जाएगा और रोजगार के अवसर भी बड़ी संख्या में सामने आएंगे। लौह अयस्क के ज़्यादातर भंडार ना उड़ीसा में सर्वाधिक अविकसित इलाकों में है। खासकर अगर मैं बात करूं तो इस राज्य के आदिवासी बहुल जिलों में, जहां पे आदिवासी हैं, आदिवासियों का निवास है। ठीक है, और आदिवासियों को क्या डर था, आप सभी को पता है कि उनके अगर उद्योग लग गए तो उनके घर बार विस्थापित होना पड़ेगा, उन्हें वहां से जाना पड़ेगा, आजीविका भी उनकी छिन जाएगी। पर्यावरणविद जो है उनको भी किस बात का भय था कि खनन और उद्योग से पर्यावरण प्रदूषित होगा। अब केंद्र सरकार को लगता है कि अगर उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी गई तो इससे एक बुरी मिसाल कायम होगी और देश की जो पूंजी है इसको बाधा पहुंचेगी। इस उदाहरण के में जो है कई तरीके के हित सक्रिय हैं। क्या आप इन हितों को पहचान सकते हैं? ऊपर उदाहरण में संघर्ष के अहम बिंदु कौन कौन से हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बिंदु है जिस पर सभी पक्ष राजी हो सकें? क्या इस मसले को इस भांति सुलझाया जा सकता है कि इससे संबंध सभी हितों को संतुष्ट किया जाए? अब जैसे आदिवासियों को अपनी आजीविका, अपने घरों का खतरा है, तो आप भैया अगर उन्हें विस्थापित कर रहे हैं तो उन्हें आजीविका के साधन दीजिए, उन्हें जो है घर बार बनाने के जगह दीजिए, है ना, ताकि उनको भी नुकसान ना पहुँचे, पर्यावरण को भी ना नुकसान पहुँचे, ऐसा काम करिए। तो उड़ीसा में किस तरीके का विकास की ज़रूरत है? दरअसल किसकी ज़रूरत को उड़ीसा की ज़रूरत कहा जाए? अब इसी बात में होता है राजनीतिक टकराव। देखिए, इन सवालों के जवाब कोई विशेषज्ञ नहीं दे सकता। ठीक है, इस तरह के फैसलों में एक सामाजिक समूह के हितों को दूसरे सामाजिक समूह के हितों की तुलना में तोला जाता है। साथ ही क्या होता है कि जो मौजूदा पीढ़ी है, अभी फिलहाल की जो पीढ़ी है, इनके हितों की और आने वाली हमारे भविष्य के पीढ़ी की हितों की भी लाभ हानि की तुला पर मापना पड़ता है। और किसी भी लोकतंत्र में ना ऐसे फैसले जनता द्वारा लिए जाने चाहिए। कम से कम इन फैसलों पर विशेषज्ञों की स्वीकृति की मोहर जरूर होनी चाहिए। खनन, पर्यावरण, अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों की राय जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है निश्चित तौर पर राजनीतिक निर्णय होना चाहिए।
ठीक है। और जनप्रतिनिधि जो है जनता की भावनाओं को समझते हैं और जनप्रतिनिधियों को ही ऐसे फैसले लेने चाहिए। आइए ये बॉक्स की चीज़ें भी जान लेते हैं। पॉस्को प्लांट, तो उड़ीसा के ग्रामीण जो है विरोध पर उतारू जब पॉस्को प्लांट लग रहा था। भुवनेश्वर की बात है। जगत सिंह जिले में प्रस्तावित पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र से विस्थापन का शिकार हुए लोगों ने इस कोरियाई कंपनी के दफ्तर के सामने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। ये लोग मांग कर रहे थे कि 1 साल पहले कंपनी और उड़ीसा की सरकार के बीच जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे उसे रद्द कर दिया जाए। धिगिया, नुआगांव, गढ़कुंजगा ग्राम पंचायत में 100 से भी ज़्यादा स्त्री पुरुषों ने कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए, कहा कि हमारी जीविका और जो है जीवन की कीमत पर कंपनी को इस्पात संयंत्र लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन राष्ट्रीय युवा संगठन और नव निर्माण समिति ने किया था। अब बात करेंगे कि क्या है वामपंथ और क्या है दक्षिणपंथ। इसके बारे में आप जानने की कोशिश करिए। देखिए, जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर हम जो है वहाँ के राजनीतिक दल या फिर जो है समूहों का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी और दक्षिणपंथी रुझान वाली है। ठीक है, आपने ऐसा जिक्र जरूर पढ़ा होगा। देखिए, दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में ये प्रकट होता है कि सामाजिक बदलाव को लेकर वह कौन सा पक्ष लेगा, ठीक है, या फिर आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी राय क्या होगी। वामपंथ जो होते हैं, ये वामपंथ से अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है ना जो गरीब और पिछड़े, ध्यान रखेंगे, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं और जो है इन तबकों को फायदा पहुंचाने वाली सरकारी नीतियों का समर्थन करते हैं। दक्षिणपंथ से उन लोगों को इंगित किया जाता है जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति हो सकती है। यानी कि क्या, यानी कि सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर जरूरी हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वामपंथ दक्षिणपंथ आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद ना अपने देश में कई ऐसे फैसले लिए गए, इनमें से कोई भी फैसला बाकी फैसलों से मुंह फेर कर नहीं लिया जा सकता था। देखिए, सारे के सारे फैसले आपस में आर्थिक विकास के एक मॉडल या फिर ये कहे कि एक विज़न से जो है बंधे हुए थे। लगभग सभी इस बात पर सहमत थे कि भारत का विकास जो है ना, इसका जो अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों से है। इस बात पर भी सहमति थी कि इस मामले को व्यवसायी, उद्योगपति, किसानों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, सरकार को इस मसले में प्रमुख भूमिका निभानी थी। बहरहाल आर्थिक समृद्धि हो, सामाजिक न्याय भी मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार कौन सी भूमिका निभाए, इस पर जो है सवाल के मतभेद थे। क्या कोई ऐसा केंद्रीय संगठन जरूरी है जो पूरे देश के लिए योजना बनाए? क्या सरकार को कुछ महत्वपूर्ण उद्योग और व्यवसाय खुद चलाने चाहिए? अगर सामाजिक न्याय आर्थिक समृद्धि की ज़रूरतों के आड़े आता है तो ऐसी सूरत में क्या होता है? सामाजिक न्याय पर कितना जोर देना उचित है? अब इनमें से जो प्रत्येक सवाल है, हर सवाल है, इन पर टकराव हुए जो आज तक जारी हैं, आज तक नहीं सुलझे। जो फैसले लिए गए ना, उनके राजनीतिक परिणाम सामने आए। इनमें से अधिकतर मसलों पर क्या हुआ कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं राजनीतिक रूप से कोई फैसला लेना ही था और इसके लिए राजनीतिक दलों की सलाह मशविरा करना भी ज़रूरी था और साथ ही जनता की स्वीकृति भी हासिल करनी थी, क्योंकि लोकतंत्र की सरकार है ना भाई। तो इसी कारण भारत की राजनीति के इतिहास को जानने के लिए हमें विकास के कथाक्रम को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आइए विकास की धारणाओं के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बात करेंगे हम विकास की धारणाओं की, तो हम ये देखेंगे कि देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में हमने आज़ादी प्राप्त की और सरकार बनी और उस समय अपेक्षाओं से भरे माहौल में ना सरकार ने अपना जो स्वरूप निर्धारित किया वो कल्याणकारी सरकार का रहा। ठीक है, जनता तक अधिक से अधिक लाभ और सुविधाएं पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा ना समुदाय के चहुमुखी यानी कि चारों ओर मुखी विकास के लिए जो है विभिन्न प्रयास प्रारंभ किए गए। सरकार द्वारा विकास के लिए जो उचित समझा गया उस पर आधारित योजनाएं और कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
विकास प्रक्रिया के बदलते हुए स्वरूप। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सरकार ने अपने ढांचे, अपने विभागों, साधनों, इन सब का जो है चहुमुखी विकास किया। इसी को हम आगे देखते हैं। देखिए, अक्सर इन सब टकरावों के पीछे ना विकास की धारणाओं का हाथ होता है। अगर आप उड़ीसा का उदाहरण लेंगे तो इससे हमें ये पता चलता है कि इतना कह देने भर की बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति जो हैं, इस्पात की किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। और इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं होती है। आप सभी को पता है कि आज़ादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर बहुत बहसें हुई। ठीक है, उस वक्त जो है लोग बाग ना विकास की बातें आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। ठीक है, विकास का पैमाना पश्चिम मुल्क है। आज भी एक अर्थ में इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, और आधुनिक का अर्थ होता है पश्चिम औद्योगिक देशों की तरह होना। माना ये जाता था ना कि पश्चिम मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिस तरह पश्चिम मुल्कों में आधुनिकीकरण के जो है कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ, और इसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। ठीक है, तो आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि के पर्यायवाची माना जाता है। और विकास की जो ऐसी धारणा है, इसको मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर ना उसके बारे में अपनी बातें जो है कहते हैं, अपने तर्क देते हैं। देखिए, आज़ादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला मॉडल था उदारवादी पूंजी मॉडल। ठीक है, यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया। दूसरा था समाजवादी मॉडल, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। ठीक है, तो आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से। और आप ये भी जानते हैं कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला था। ठीक है, और उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत संघ मॉडल पर गहरे तौर पर प्रभावित थे। और ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी, खुद कांग्रेस के नेहरू तक शामिल हैं। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत ही कम थे। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी, और नेताओं की इस पसंद में ये सहमति जो है प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में ना ये बात बिल्कुल साफ थी कि आज़ाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकारों से एकदम अलग होंगे। आज़ाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित जो है व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही ये बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के काम में मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। ठीक है, नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी। कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नज़र में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना जरूरी था। तो ये जो है योजना आयोग को संबोधित करते नेहरू जी, आप देख पा रहे होंगे नेहरू जी को। तो आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं योजना आयोग का नाम योजना आयोग क्यों पड़ा और योजना आयोग की स्थापना कब हुई। ठीक है, हमने जो है क्लास 11th में भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार नाम की किताब पढ़ी बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देख लें। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित बाकी आयोगों और दूसरे निकायों की तरह नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च के 1950 में भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए किया। और ये जो आयोग है ना, ये एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। ठीक है, इसकी सिफारिशें तभी प्रभावकारी हो पाती हैं जब मंत्रिमंडल उन्हें मंजूरी दे। ठीक है, यानी कि लोकसभा के मेंबर। और जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरे का उल्लेख करते हुए ये कहा गया था कि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई है कि राज्य एक ऐसी समाज रचना को बनाते बचाते
वे लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा, जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्राणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि पहला, स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधनों का बराबर अधिकार हो। दूसरा, समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाए कि उसमें सर्वसामान्य भलाई हो। तीसरा, अर्थव्यवस्था के संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन या फिर उत्पादन के साधन एकाध जगह केंद्रित हो जाएं और जन सामान्य की भलाई बाधित हो। अब इसका नाम नीति आयोग पड़ गया। आप सभी को पता है कि इसका नाम बदल के 2015 में नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, तो इसका नाम अब नीति आयोग पड़ गया है। ठीक है, बात करेंगे अब नियोजन यानी कि प्लान के बारे में। देखिए, मतभेदों के बावजूद एक बिंदु पर सभी सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए। सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था ना कि वो विकास को एक खाका दे और योजना तैयार करे। दरअसल क्या था कि अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए नियोजन के विचार को 1940 से 1950 के दशक में पूरे विश्व में जन समर्थन मिला। यूरोप महामंदी का शिकार होकर कुछ सबक सीख चुका था। जापान और जर्मनी ने युद्ध की विभीषिका झेलने के बाद अपनी अर्थव्यवस्था फिर खड़ी कर ली थी। सोवियत संघ ने 1930 से 40 के दशक में भारी कठिनाइयों के बीच शानदार आर्थिक प्रगति की थी, और ये सारी बातों के कारण नियोजन के पक्ष में दुनिया भर में हवा बह रही थी। अब इस तरह देखें तो योजना आयोग कोई आकस्मिक आविष्कार नहीं था। दरअसल ये कहानी अपने आप एक बड़ी दिलचस्प है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि निजी निवेशक जो होते हैं यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करने वाले जो होते हैं, मसलन उद्योगपति या फिर बड़े व्यापारी, ठीक है, उद्यमी नियोजन के पक्ष में नहीं होते हैं। वे एक खुली अर्थव्यवस्था चाहते हैं जहां पूंजी के बहाव पर सरकार का कोई अंकुश ना हो, सरकार हमारे ऊपर अंकुश ना लगा सके। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ और इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, बॉम्बे प्लान की मंशा क्या थी ये भी आप लोग जान लो। जो बॉम्बे प्लान था इसकी मंशा ये थी कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए, और इस तरह चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी हो, उस वक्त सभी चाहते थे कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की राह पर चले। ठीक है, एक प्लान्ड वे में चले, है ना। और भारत के आज़ाद होते ही योजना आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, 1950 में आया ना, 47 में आज़ाद हुआ, तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बने। और भारत अपने विकास के लिए कौन सा रास्ता और रणनीति अपनाएगा ये फैसला करना इस संस्था ने केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली भूमिका इसमें निभाई। तो इसमें शुरुआती कदम क्या था, इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, किस प्रकार योजना आयोग ने काम किया और पंचवर्षीय योजनाएं हम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर बने रहे मेरे साथ, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं से 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि सारे एग्जाम अब NCERT फोकस्ड हैं। तो आपको NCERT पढ़ना ही है और मैम आपको पढ़ाती ही हैं, और मैम बस आपसे ये कहती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।